नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? किरदार जिंदगी के एक नए किरदार को लेकर वैभवी फिर आप सभी से रूबरू हूँ। आप सभी को इंतजार होता है बुधवार शाम 7 बजे का, और मुझे भी इंतजार होता है कि नई नई शख्सियत से आप सभी को मिलवाऊं, और मुझे जो खुशी मिलती है उस खुशी को आप मेरे चेहरे पे हमेशा देखते हैं और हमेशा सराहते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, शुभ संध्या पुनः। और एक खास किरदार को लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हमेशा वादा करती हूँ, हर बुधवार को एक नए किरदार से मिलवाऊंगी, और किरदार जिंदगी के 55वें पायदान पर आज हम हैं। एक लंबा अरसा हमने बिताया। एक लंबे अरसे में बहुत सारी कड़ियां हमने जोड़ी और बहुत सारे किरदारों से आप सभी को रूबरू कराया। और मुझे पूरी आशा है कि एक भी किरदार से मिलकर आपको ऐसा कतई नहीं लगा होगा कि कुछ कमी रह गई। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको बेहतरीन किरदारों से रूबरू कराएं। और आज जिस किरदार से मिलवाने लेकर आई हूँ, आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन संक्षिप्त परिचय मुझे देना पड़ेगा क्योंकि हमारी परंपरा है। और विस्तृत जो बात है उनके साथ हम करेंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि ये व्यक्ति से व्यक्तित्व तक की जो यात्रा होती है, उस यात्रा को हम 1 घंटे में करने की कोशिश करते हैं, नापने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल काम है, जिंदगी बीत जाती है नाम बनाने में, शौर्य बनाने में, और 1 घंटे में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश है। आज जिस किरदार से आपको रूबरू करा रही हूँ, आप हैं श्रीमती पुष्पा सिंह बिसेन जी, जो प्रख्यात साहित्यकार हैं, और भी बहुत उपलब्धियां हैं उनकी। अगर मैं छोटा सा उनका परिचय दूं, आपका जो जन्म है देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ है, 5/8/1969 में। और आप देखिए कि आज 2 तारीख है, यानी कि 2 दिन बाद आपका जन्मदिन है। तो आपको शुभकामनाएं भी हम प्रेषित करेंगे आज इस उपलक्ष्य में। और बहुत सारी आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं, आपने पीएचडी की है। उसके अलावा जो किताबें हैं इतनी सारी, कहते हैं ना किताबें बोलती हैं, किताबें कितनी हैं इनकी। प्रकाशित पुस्तकों का यदि विवरण मैं आप लोगों को दूं: यादों के पर्दे, अश्कों के जाम, देवांजलि, शब्दांजलि, सैनिकों के लिए, क्रांति दूत, कलयुग के कान्हा, दर्द के गलियारे से, तन्हाई का मंजर, सफरे हयात, गजल संग्रह, अनोखी प्रकृति, बाल कविताएं, नारी ही नारायण, बाल कविता संग्रह, तुम बिन, मेघांजलि, नाम के नाम नामवर सिंह जी, भावांजलि योगी आदित्यनाथ, वांछा कल्पलता आचार्य निशांत केतु, अभिनव भागीरथ आचार्य सुधांशु चतुर्वेदी, और मायावी दुनिया का सफर। ये सब ऐसे नाम हैं जो एक व्यक्ति को खास बनाने के लिए काफी है, क्योंकि इतनी पुस्तकें अपने जीवन में अगर आपने लिखी हैं तो आप समझिए कि आपने बहुत साहित्य की जो साहित्य का जो सफर है उसमें आपने बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। और गद्यात्मक कृतियां हैं आपकी: युग दृष्टा योगी आदित्यनाथ, उपन्यास को भी आपने छुआ है: अछूत कजरी, जातिवाद सामंती प्रथा पर आपने कुठाराघात किया है: देहाग्नि, स्त्री विमर्श, परिप्रंथ प्रपंच, शहरी और ग्रामीण परिवेश पर, फरिश्ते के हुनर के, जल समाधि, बुनकरों के ऊपर आपने फरिश्ते के हुनर को आपने पिरोने की कोशिश की शब्दों में, भाग्य, सामाजिक उपन्यास, जिस्म गोई, नर नारी विश्लेषण। ऐसे ऐसे विषय को आपने छुआ है जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। और मनोविज्ञान विषय पर आपने शोध किया है: कहानी संग्रह, निखरे कुंदन, बारूद से विस्फोट तक, जलपरी, नंद राम की बकरी, बड़की, माफी चाहती हूँ, नंद राम की बड़की, और लोक व्यवहार एवं विधि विधान
एक विषय है, उसके ऊपर भी आपने बोलते शब्द, उत्तर प्रदेश के रीति रिवाज, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आती हैं इसलिए आपने जो आपके भाव हैं वो भी उसी तरीके से लिए गए हैं। और पुष्प के सवाल नामवर के जवाब, मतलब पुष्पा सवाल करती हैं और नामवर सिंह जी जवाब देते हैं। और नामवर सिंह जी का बार बार जिक्र आ रहा है, आदरणीय नामवर सिंह जी का। मैं बताना चाहती हूँ कि आप नारायणी साहित्य अकादमी की अध्यक्षा भी हैं, जो हमारे प्रख्यात साहित्यकार नामवर सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया एक शानदार, जिसको मैं कह सकती हूँ एक संस्था है, और वो अभी तक फल फूल रही है। तो उन्होंने जो एक पौध के रूप में इस संस्था को पनपाने की कोशिश की थी, आज वो वट वृक्ष है, इसमें कोई शंका नहीं है। और बहुत सारे सम्मानों से आप सम्मानित हैं। कितने सम्मान पढ़ूं, मुझे लगता है उन्हें आमंत्रित ही करना चाहिए स्टूडियो में, क्योंकि इतने सारे सम्मान पढ़ना भी मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी कुछ नाम मैं लेना चाहती हूँ। दिल्ली हिंदी अकादमी द्वारा यादों के पर्दे पुस्तक को साहित्यिक कृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। संग्रह काव्य लेखन के लिए मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित है ये पुस्तक। उत्तर प्रदेश साहित्य कला अकादमी द्वारा पर्यावा द्वारा विद्या वारिधि उपाधि से आप सम्मानित हैं, अलंकृत हैं। कामना कला संगम कोलकाता द्वारा रविंद्रनाथ ठाकुर सम्मान से आप सम्मानित हैं। उत्तरांचल साहित्य प्रभा संस्था कौसानी द्वारा राष्ट्र गौरव सम्मान से आप सम्मानित हैं। अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन द्वारा अमरावती में महादेवी वर्मा सम्मान से आप सम्मानित हैं। विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर द्वारा कवि रत्न की उपाधि से आप सम्मानित हैं। और बहुत सारे सम्मान हैं, और मुझे लगता है कि सम्मान की जो फेहरिस्त है वो बहुत लंबी चौड़ी है, और हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं और उन्हीं से उनके जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। अगर मैं पढ़ने बैठ गई तो मुझे लगता है समय बीत जाएगा, लेकिन हमें उन्हें बहुत कुछ सुनना है, तो सीधे उनको स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। पुष्पा जी, आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ, हमारे आतिथ्य को आपने स्वीकार किया और किरदार जिंदगी का हिस्सा बनी। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ही ये वैभवी आपके प्रेम का बहुत ही अच्छा समय है कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं हृदय तल से आपका धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और मैं एक बात बताऊं, लाइव इंटरव्यू से बहुत डरती हूँ, क्योंकि मैं जुड़ नहीं पाती, इतनी ज्यादा समझदारी नहीं है फोन वगैरह के बारे में। तो बच्चों को बुलाना पड़ता है मुझे कि भाई आज देखो आना है। अब मैं आ गई, और बताओ अब अपने सवाल आप आरंभ करो, मैं जवाब दूंगी। सबसे पहले पुनः अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया आपने, और पटल के उस पार बहुत सारे श्रोता हैं, बहुत सारे हमारे हृदय के करीब व्यक्ति हैं जो जुड़े हुए हैं इस वक्त। मैं बताना चाहती हूँ, हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत अच्छा। स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। साबिर परवेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राही राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। साबिर जी ने लिखा है वैभवी जी आदाब आपको भी। और भी कुछ नाम आए हैं, मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन है जी। आप सभी से गुजारिश है, कार्यक्रम को आप जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। हमारी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित किया है, और भी बहुत कुछ है इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पुनः अभिनंदन, स्वागत। और सबसे पहले तो मैं चाहूंगी हमारे तमाम दर्शकों को आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, क्योंकि जब भी हम किरदार जिंदगी का कार्यक्रम शुरू करते हैं तो हम इसी सवाल से शुरू करते हैं। तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शक भी आपके बारे में। जरूर जरूर। ऐसा है कि मैं अपने जन्म की बात करूं तो देवरहा बाबा की पावन भूमि देवरिया में मेरा जन्म हुआ, और गोरखनाथ बाबा की पावन नगरी में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, क्योंकि वहीं पे डैडी मेरे बॉटनी के हेड थे। और किताबों की बात करती हो, वहां से चलते चलते मैं कैसे दिल्ली पहुंची, इसका भी एक इतिहास है। पारिवारिक, मैं 3 पीढ़ी बाद अपने घर में बेटी पैदा हुई थी,
तो बड़े लाड़ प्यार दुलार से पढ़ी। कोई, मेरे पापा 4 भाई थे, कोई चाचा नहीं कहलवाना चाहता था। उसी में किसी को पापा कहती हूँ, किसी को डैडी कहती हूँ, और किसी को पिताजी, बड़े पिताजी, छोटे पिताजी। तो समझ सकती हो, और वो स्नेह आज तक भी मुझे मिल रहा है। पापा 4 भाई और चारों भाइयों के 2-2 बेटे, तो मेरे टोटल 8 भाई हैं कुल, और सब मेरे से छोटे हैं। मैं ही पीढ़ी की बड़ी हूँ, और मेरी एक आवाज पे सब खड़े रहते हैं। मतलब वो 4 के दुलार अब डबल में मिल रहा है, 2 गुने में। सभी भाई अच्छे पदों पे हैं, अधिकारी हैं, अभी सब नहीं गणना करूंगी। और मुझे बहुत लेखन का मैं बचपन से करती रही हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ, और बाल मनोविश्लेषण में मेरी पीएचडी है। वो पुस्तक आ रही है, अब इस समय छप भी रही है बाल मनोविश्लेषण पे। और विवाह मैंने समसामयिक उस पे काम किया, और मेरा विवाह बनारस के पास हुआ, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन वो बनारस से के नजदीक है। और माननीय प्रोफेसर नामो सिंह जी मेरे ससुर जी के गुरु रहे, और उनके सानिध्य में पहुंचाने का श्रेय मेरे बच्चों के दादाजी को जाता है। और उसके बाद से मैं यथावत दिल्ली में सर्विस करती थी। मैं शिक्षिका के रूप में मैंने 28 वर्षों तक काम किया है, और पब्लिक स्कूल में एज ए प्राचार्य के पद पे मैं रही हूँ, बाल भारती स्कूल में, सेंट जेम्स कॉन्वेंट स्कूल में। तो और लेकिन जो रविवार का दिन होता था और द्वितीय शनिवार, सेकंड सैटरडे का, वो हम इन लोगों के सानिध्य में गुजारते थे। हमने दिल्ली का लाल किला, इंडिया गेट नहीं घूम कर देखा। आचार्य निशांत केतु जी पे मैंने लिखा है वांछा कल्पलता। ये सब किताबों के शीर्षक उन लोगों ने ही दिए हैं। और मैंने अपनी रात की बहुत नींद खराब की है। मुझे पढ़ाई में भी रहता था कि मैं फर्स्ट आऊं और आगे रहूं। और बच्चों के जो पिता हैं, उन सब समझ लो मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, हाईएस्ट मार्क्स वाले सारे, 4th, 1st, 12th, 10th और एमए बीए सब। और मैं 12th तक साइंस की स्टूडेंट रही, लेकिन मेरा उसमें बायो में इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर मैं आर्ट साइड से आई, और मनोविज्ञान मेरा प्रिय विषय था। और संस्कृत हिंदी भी मैंने पढ़ा, कि जिससे मैं अपने ग्रंथ पढ़ सकूं जो संस्कृत में है। तो बहुत बचपन से ही मैं 3-4 घंटे ही सोती हूँ, अभी तक यही चल रहा है रूटीन, कि 1 बजे के बाद सोना और 5 बजे तक बिस्तर छोड़ देना। और आगे पूछो, क्या पूछना चाहती हो? बढ़िया। तमाम दर्शकों को और जितने भी श्रोता हमें देख सुन रहे हैं, उन सब के लिए एक प्रेरणा है कि ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं है, अगर पुष्पा जी की नहीं, तरफ हाँ हाँ। बहुत अच्छा। और देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मायने रखती है किसी भी व्यक्ति को व्यक्तित्व तक पहुंचाने के लिए। अगर आपके अंदर कुछ खास चीजें आ रही हैं, या आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ, बहुत योगदान रहता है। जिस तरीके इसमें से आपने इसमें हमें दोनों जगह का साथ मिला। एक्चुअली हमारा विवाह 12वीं की परीक्षा के बाद हो गया, 18 जून को। सोचो, हमने परीक्षा निवृत्त की है, रिजल्ट। तो एक तो पढ़ाई, और बच्चे छोटे हो गए कम उम्र में। तो वो मेरे जो ससुर जी थे वो भी लेक्चरर थे, और उधर डैडी, तो मुझे हर जगह मेरा क्लास अटेंड करने का ये भी पूरा होता रहा। चाहे से मायके रहती थी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज, चाहे बना, तो वो इस तरह से मेरी पढ़ाई अच्छी पूरी हुई। लेकिन मैंने बहुत मेहनत किया, उसी में बच्चे भी थे। यहाँ तो सासू माँ पालती थी, वहां दादी देखती थी, और रेगुलर क्लास करके मेरी पढ़ाई हुई है सारी। अब समझो 12वीं के बाद हो जाना विवाह, और उसके बाद पढ़ाई करके पीएचडी तक पहुंचना, डबल एमए मनोविज्ञान और हिंदी साहित्य से मैं एमए हूँ, और और मनोविज्ञान से मैंने की बाल मनोविश्लेषण में। तो स्ट्रगल तो रहा जीवन में। बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष करके जब हम निखरते हैं, तो वो जो हमारा व्यक्तित्व निखरता है, वो दुनिया को दिखाई देती है। और जिस तरीके से संघर्ष करके आपका व्यक्तित्व निखरा है, वाक़ई हम सब प्रेरणा पाएँगे। और हमारे साथ केशव सक्सेना जुड़ गए हैं। अभिनंदन, स्वागत, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। गुज़ारिश करती हूँ कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारा यूट्यूब का चैनल है, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से। पुष्पा जी से हम बातचीत कर रहे हैं, तो आपके जीवन का एक अध्याय अध्यात्म भी रहा है। हाँ, और बचपन से। अगर मैं सोचूं, अगर मैं ये कहूं कि वैराग्य की स्थिति भी उत्पन्न हुई,
तो क्या यह सोच। अतिशयोक्ति होगी? हम्म। उसके बारे में बता। हमारे, जी मैं हाँ। ये पूछ रही हूँ कि क्या सन्यासी जीवन और एक जो गृहस्थ आश्रम में आने के बाद वैराग्य की हम्म। जो स्थिति उत्पन्न होती है जीवन में, हम्म। क्या आपके जीवन में भी कुछ इसी तरह का हाँ माहौल था हाँ, क्या? सोचो। हम्म। जी, मैं चाहूंगी कि मेरे दर्शकों को आप जरूर बताएं इसके बारे में। जरूर जरूर। एक देखो, विवाह, हमारे जो पिता थे वो मेरे जन्मदाता, जो जिनको मैं पिताजी कहती थी, उसके बाद वाले चाचा को डैडी, उसके बाद वाले चाचा को पापा, किसी ने चाचा नहीं कहलवाया। लेकिन मेरे पापा बहुत बड़े माँ के भक्त थे। वैसे वो वीडियो से रिटायर्ड हुए वीडियो थे, लेकिन उनका मतलब उनके साथ साथ मैं कक्षा 2 से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सीख गई थी। उसी में नौहान रामायण भी पढ़ लिया करती थी। और मतलब पूजा पाठ में पूरा, लेकिन मेरे को मतलब बहुत सारे रहस्य हैं जो मैं ना इस पे तुमसे बांट सकती हूँ और ना ही मैं किताब में कभी जिक्र करूंगी। मतलब इस युग में साक्षात वो दर्शन पाना। और एक विवाह नाम मात्र का, मेरे दादाजी को ये था कि 3 पीढ़ी बाद लड़की हो गई है, कन्यादान देना है। आप विश्वास नहीं करोगे, पहली बार जब हम आए, 12वीं का एक स्टूडेंट पेपर दे के आता है और वो गर्भ में मतलब आ गया बच्चा। हम ससुराल में पीरियड नहीं हुई, ये देखो एक दुर्भाग्य। उसके बाद मैं उसको 1 महीने 13 दिन का लेके बीए पार्ट 1 का एडमिशन के लिए गई। सोचो, जुलाई अगस्त में, समझो 1 महीना 13 दिन के बच्चे को लेकर। उसके बाद वहां 2.5-3 साल रही। और जब गौना, समझ सकती हो तुम, उत्तर प्रदेश से बिहार से हो, तो गौना होके आया उसी दिन की हमारी बेटी आ गई पेट में। ये देखो आप। और जब मेरा विवाह हुआ तो विनोद जी पढ़ते थे उस समय, बीए बी कॉम कर लिए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। एमए फर्स्ट ईयर में, एम कॉम का वो थे, बाद ही में सब उन्होंने भी पढ़ाई करी। तो ये रहा, मुझे इतना समझ नहीं था कब क्या, लेकिन आप देखो कि ये उनका वंश चल गया। हमारा उनका मतलब दैहिक मिलन 3-4 बार ही हुआ है बच्चा। उसके बाद एक जीवन में इतनी रियल समस्या आई कि पता चला कि बाय बर्थ उनकी किडनी एक है, वो चने सी सिकुड़ के हो गई है। भारी सामान नहीं उठाना, ये नहीं उठाना, संभोग नहीं करना। तो आप सोचो कि वो डिसीजन 23 साल की उम्र में, 3 महीने की बच्ची और 2.5 साल का बच्चा लेके, मैं बेटा बेटी की, जो आज 30 साल के हो रहे हैं। और मैंने ये डिसीजन लिया कि अब डॉक्टर कोई कहता ही नहीं था कि ये जिंदा रहेंगे। तो ये मेरे लिए रेयर समझता था कि मेरे दादाजी को पता भी न चले कि मेरे जिससे विवाह हुआ है उसकी किडनी की ये समस्या है और सिंकनेस थी ओनली। तो हम यहाँ इलाज कराने के लिए दिल्ली आए। और एक विनोद जी के एक मित्र हैं, जयप्रकाश तिवारी, यहाँ पे लेक्चरर हैं, उन्होंने बुलाया। उन ब्राह्मण के घर में आके मैं 1.5 साल रही बेटा। और समझो कि मतलब इंजेक्शन वगैरह लगता है, लेकिन आज स्थिति ये है, उसी आध्यात्म, और ये सावन का महीना चल रहा है कि कितने मृत्युंजय, महामृत्युंजय मंत्र इस आवास में ही रह के हमने कर दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने माता से कभी जीवन में कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैंने इनको कहा कि आपके बच्चे अगर पिता के बगैर रहे तो वो ठीक नहीं है ना। माँ को बहुत प्यार करता है आदमी, बहन को प्यार करता है, ठीक है, तो आप मुझे वही मान लो ना, आपका बस चल गया, नथिंग। तो ये मेरी लाइफ है। मैं शुरू से एक आया कि शायद इनका वंश चलना था, इनका जीवन बचना था, जो मेरे से जुड़ना हुआ। अब बहुत सज्जन आदमी है विनोद जी का, अपने साहित्यिक दुनिया के सभी लोग जानते हैं उनको, जिनका परिचय तुमसे है, जैसे हो गए, मतलब अब नाम लो तो सैकड़ों लोग हैं। और बहुत सज्जन और बहुत अच्छे व्यक्ति। और ये देखो कि एक मतलब जैसे एक उस संभोग को हटके जो प्रेम आत्मिक रहा, वो इस उम्र तक रहा। ये सोचो। और प्रज्ञानंद जी से मैंने मंत्र दीक्षा लिया था, बाद में वो कहे कि अब यहाँ का आश्रम है ये सब, तो मैंने वो किया 1.5 साल जो भी सन्यास जीवन में रही। और महापुरुष दीक्षा ली, सिर पे रुद्राक्ष धारण किया। ये तो गुरु माँ की कृपा है कि मैं ये सब पहन लेती हूँ। थोड़ा लाल, उन्होंने कहा है कि साहित्यिक चीजों में आप अपने उसमें जाइए, हर जगह गेरुए में रुद्राक्ष पहन के न जाइए। कोशिश फिर भी करती हूँ गेरुआ पीच पहन लिया करो, सूट ही। लेकिन एक एकदम बहुत सात्विक जीवन रहा। और जैसे आप बात कर रहे हो, वैसे प्रत्यक्ष माँ ने अपने आंचल में रखा। और बच्चे उसके पिता, मतलब बच्चे अनाथ नहीं हुए, ये सोचो।
तो एक बहुत बड़ा रहा और अध्यात्म का पूरा हिस्सा है। मैं आप 1 बजे फ़ोन करेंगी, 1:30 2 बजे तो मैं आपको जगी मिलूँगी। मैं 1:30 से पहले कभी नहीं सोती। हाँ, लिखना-पढ़ना थोड़ा कम की हूँ, क्योंकि डॉक्टर का निर्देश था कि आप 10 बजे सो जाइए। क्योंकि मेरा ये ब्रेन 5 साल पहले ऑक्सीजन लेस हो रहा था, इधर से ब्लड नहीं निकलता था बाएँ साइड से, जगने के कारण। तमाम लेखन कार्य मैंने रात में किया है बाबा, 2-2 बजे सोना और 4 बजे बिस्तर छोड़ देना। अब तो मैं 5 साढ़े 5 उठती हूँ, तो क्योंकि नींद ही नहीं आती तो मैं उतना काम करती हूँ। देखो ना, कोई बाल साहित्य थोड़ा है 40-50 पेज का, बाकी सब पुस्तकें 150, 200, 250 पेज की हैं मेरी किताबें। उपन्यास मेरा परिप्रपंच ये जैसे ग्रामीण परिवेश, शहरी परिवेश की लड़कियों पे है। तो बहुत सारी चीजें जैसे जैसे नामवर जी ने मुझे सब्जेक्ट दिया, विषय दिया कि समसामयिक समस्याओं पे आप इस पे लेखन करो, तो उसमें किया उन्हीं दोनों के। और आचार्य निशांत केतु जी देखो बिहार से, वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। उतना विद्वान आदमी कोई पृथ्वी पे नहीं है वर्तमान समय में। बहुत बढ़िया, बहुत संघर्ष में जीवन, और आपके जीवन पर हम और चर्चा करेंगे। एक पुस्तक है आपकी, अछूत कजरी। हाँ तो अछूत कजरी की प्रेरणा आपको कैसे मिली? और हाँ, अछूत मैं बता कजरी रही हूँ क्या तुम्हें, है? हाँ बता रही हूँ तुम्हें। जैसे आप ग्रामीण परिवेश में रह के आए हो, जब हम गोरखपुर से गांव जाते थे अपने, तो वो टॉयलेट बने रहते थे जो सीमेंट के चूल्हे जैसे, पीछे से मेहतरानी साफ करती थी, खेतों में मल्ले जाके फेंकती थी। तो उसकी बच्ची मेरे साथ खेल लेती थी। मुझे होश आता है मैं दूसरी क्लास में थी, तो ये सब टॉयलेट जो सीवर वाले टॉयलेट बन गए थे, लेकिन उससे पहले मुझे ध्यान है कि मैं उससे खेल लेती थी ना, तो मेरी दादी मुझे 3 बार नहलाती थी। अछूत कजरी किताब कई में भाषाओं में अनुवादित हुई है, तो मुझे उन जो आती थी उसको थोड़ा सा अनाज दिया जाता था आंचल में। तो मेरे अंदर ये होता था कि ये हमारा ही मैला साफ कर रही है, और इसकी बच्ची के साथ मैं खेल रही हूँ, तो दादी 3 बार नहलाती थी। ये सब मैंने अपनी भूमिका में लिखा है। ये जातिवाद सामंती प्रथा पे मैंने अपने घर में कोई बाउंडेशन नहीं रखा। मेरा बेटा एक स्वीपर की बेटी को लाता तो भी मोस्ट वेलकम, और क्षत्रिय परिवार में होने के वजह से जो रहा ना, उसको मैंने एकदम निगलेक्ट किया। और सौभाग्य से मेरा विवाह ऐसे घर में रहा हुआ कि जहाँ ये मानते ही नहीं थे मेरे ससुर या लोग। एक ही पे चाहे चमार हो या सबको एक साथ बैठा के खिला देते थे ब्राह्मण, जो भी घर। तो ये अच्छा रहा। लेकिन अछूत कजरी बहुत अच्छा उपन्यास है, और वो उसका दूसरा एडिशन आ चुका, और कई भाषाओं में अनुवादित भी है वो, तमिल, तेलुगु, मलयालम में, मैं तुम्हें बताऊं अंग्रेजी में भी। बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि कार्यक्रम तमाम जो दर्शक हैं वो भी सोच रहे होंगे, श्रोता जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, कि कितनी बेबाकी से आप जवाब दे रही हैं, कितनी बेबाकी से आप बात कह रही हैं, और इतने खुलेपन में कोई भी बात करना, इसका मतलब है कि बात हृदय से निकल रही है, कोई बनावटीपन नहीं है इसके अंदर। जो भी हम कह रहे हैं वो साफ कह रहे हैं। और डॉक्टर भारती सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ नीलम मिश्रा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है कि गर्व है आप पर। वाकई हम सबको गर्व है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हम 2 मिनट की गोष्ठी या 2 घंटे की गोष्ठी में या किसी कार्यक्रम में आपसे जब मुलाकात होती है, तो हम आपके बाहरी आवरण को देख पाते हैं, आपके अंदर की जो बातें हैं, आपकी व्यक्तिगत बातें हैं, वो आज खुलकर सामने आ रही है। तो हम भी लाभान्वित हो रहे हैं कि संघर्ष में जीवन किसे कहते हैं, और हमें भी संघर्ष से घबराना नहीं है। वाकई बहुत अच्छी बात है। और एक पुस्तक आपकी और है, एक व्यवहार उपयोगी पुस्तक है आपकी, बोलते हाँ, शब्द, इसका क्या अर्थ है? बोलते आपकी आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है सही से। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है।
आपकी आवाज नहीं स्पष्ट आ रही है। पुष्पा जी से हमारा संपर्क टूट गया है, वो दोबारा हमसे जुड़ेंगी और एक खास व्यक्तित्व से मिलवाया आपको। और आप ये देखें कि हमारे जीवन में ज़रा सा भी उतार-चढ़ाव आता है तो हम विचलित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों? हमने कौन-सा पाप किया? लेकिन जब पुष्पा जी को हम सुन पा रहे हैं और बेबाकी से जो उन्होंने जवाब दिए कि किस प्रकार उनके पति की एक किडनी और परिवार में सबसे ज़्यादा लाडली है और लाडली होने के बाद इस तरह की परिस्थिति और एक तरह का मतलब सांसारिक दुनिया में जाने के बाद भी वैराग्य की ज़िंदगी, सब कुछ बहुत अजूबा सा लग रहा है सुनकर, लेकिन कहीं न कहीं एहसास होता है कि ईश्वर जो परमपिता परमात्मा है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, वो है इस पृथ्वी पर और वो ही सबको धारण किए हुए है, सबको सँभाले हुए है। जल्द ही उनके साथ हमारा संपर्क होगा और वे हमसे बात करेंगी। तब तक मैं देखूँ कि कौन-कौन जुड़े हुए हैं। राही राज जी, बहुत हमें भी उत्कंठा थी विनोद जी के बारे में जानने की। जी, बहुत-बहुत आपका स्वागत है और आवाज़ नहीं आ रही। जी, आवाज़ नहीं आ रही है, वो अभी हमारे साथ संपर्क में आएँगी। आप सब कृपया बने रहें। नीलम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन, स्वागत। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। केशव सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। सुदर्शन शर्मा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, जो हमारे पटल की संयोजिका है दीदी। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है कि वाकई शादी के बाद पढ़ाई करना एवरेस्ट पर चढ़ने के समान दुष्कर है। वाकई अपनी घर गृहस्थी में जब इंसान फंस जाता है या इंसान व्यस्त हो जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है समय निकालना, खासकर पढ़ाई लिखाई के लिए। और पुष्पा जी दोबारा से हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत हेलो। करती हूँ हाँ हाँ जी। मंत्र। हाँ क्या पूछ रही थी, ये गड़बड़ हो गया था थोड़ा। जी, मैं ये पूछ रही थी कि हाँ आपकी एक पुस्तक आई थी, बोलते विचार। हाँ, बोलते शब्द है, बोलते बोलते शब्द। शब्द, बोलते शब्द हाँ, जी। मोटिवेशनल पुस्तक है वो। और वो देश की सभी लाइब्रेरियों में है। व्यक्तित्व को निखारने के लिए उसको पढ़ो। तुम घर आओ तो सारी पुस्तकें मैं दूंगी एक एक प्रति, ध्यान से अध्ययन करो। क्योंकि मेरा जो लेखन है ना, सारा सत्य पे हुआ है, काल्पनिक नहीं है, कहानियां भी नहीं, उपन्यास भी नहीं। तो वो मोटिवेशनल बुक है, किस तरह बहुत से अपने बढ़िया। तो व्यक्तित्व, हाँ, किस तरह से अपने व्यक्तित्व को निखारा जाए। जिस तरीके से आपने अपने व्यक्तित्व को निखारा और परिवार में जो इतने कष्ट, इतनी पीड़ा और एक अलग हम्म। माहौल, जहाँ आप लाडली थी वहीं आपके शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियां, और जब आपको ये और पता चलता है कि आपके हमसफर को इस तरह हम्म, की समस्या है, किडनी की प्रॉब्लम हम्म, है, एक छोटे मन की जो मानसिकता होती है वो बड़ी विचलित करने वाली होती है। उस वक्त विचलन को अपने आप आपके ऊपर हावी ना हो, मतलब होने दिया आपने। और आपने इतना मतलब परिपक्व जो आपने डिसीजन लिया, जो आपने निर्णय लिया, वो किस प्रकार हो पाया, उसके बारे में भी अब हमारे दर्शक। देखो, बच्चों को लेके 3 महीने की बिटिया को और 2 साल 2.5 साल के बेटे को लेके आ गई। 2 वर्ष की, ये दोनों बड़े छोटे हैं। सोचो, दिल्ली आ गई। और उसमें सोचो, यहाँ ना कोई परिवार ना कुछ, और घर वालों से छुपाना भी था, मायके से। उसी दौरान मेरा भाई छोटा विपुल, जो इस समय प्राचार्य है, आया यहाँ पे मेडिकल की तैयारी के लिए। जब उसने देखा कि दीदी किसी जीजाजी के दोस्त के घर में रह रही हैं और ये ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, तो उसने समझो कि पहले तो सारा पैसा लगाकर मुझे कहीं किराए के मकान में पूरी गृहस्थी बसा के शिफ्ट कराया। और उसके बाद से मतलब ये सब कि अब इसको सबको मालूम हो गया, तो सबसे पहले तो थोड़े बच्चे भी अब हो गए थे बड़े। तो बेटे मेरे हमेशा हॉस्टल में पढ़े हैं, मतलब कक्षा 1 से ही। पहले उनको डाला गया हॉस्टल में, फिर विशाखा भी डाली गई बिटिया, उनको भी ले गए लोग।
तो एक रहा कि मैं ध्यान से उनको देख पाऊं, विनोद जी का अक्सर एडमिट करना उसी में सब कुछ। और ये बहुत ही एक समय था, वो कुछ उस समय का लिखी हूँ जो कभी नहीं पढ़ पाती हूँ मैं, जो विचार अपनी कविता में आई उस समय, तो उसको नहीं पढ़ पाती मैं। लेकिन मुझे कुछ भय नहीं था, मैंने सोचा था कि जो होगा अच्छा ही होगा। जैसे बुरा वक्त और अच्छा वक्त मेरे लिए एक समान रहता है, चाहे मैं पैदल चलूं या प्लेन में चलूं। अब आप देखो, मैंने 23 देशों की यात्रा की है, और अपने साहित्य के बल पे, ना तो किसी को लाखों रुपए दे के उसके पुसके आगे पीछे पढ़ के ये इनके प्रकार कहीं नहीं गए हैं हम। मतलब लंदन भी गए, लैंग्वेज हार्मनी अवार्ड मिला मुझे, यूएस भी बुलाया गया था अवार्ड के लिए। अभी मेरा वीजा 2000, लेकिन मैं कहीं अंतर्राष्ट्रीय इस सब चक्रों में नहीं पढ़ती, अपना शांत से लिखने पढ़ने में लगी रहती हूँ कि मेरे ना रहने पे ये किताबें ही स्थापित होंगी और सबको अपना मुकाम मिला है। ये सोचो, एक सोच से शिखर तक किताब होगी। हिंदी अकादमी से वो मानदेय उसको मिला था, मैंने यूं ही जमा करा दिया था विज्ञापन देख के। ये जो फरिश्ते, ये हुनर की किताब है, बुनकरों की समस्याओं पे है, जो 3 साल तक मैंने सर्वे किया, बनारस से लेके भागलपुर, कलकत्ता, सब जगह के। उस समय की महिलाओं की दुर्दशा सब जगहों का लेकर ये सोच से शिखर तक किताब तैयार हो गई कहानी की। आप सोचो, उस किताब को नासिक से भी सम्मान मिला था, पुरस्कार भी मिला था, सोच से शिखर तक की किताब को। तो ये एक मेरे उसमें कुछ कल्पना नहीं है, सब यथार्थ लिखा है। अब मेरी आत्मकथा पढ़ोगी तो वो अब लिखना शुरू कर दी हूँ, जीवन का क्या भरोसा है। और काव्यात्मक मैंने सभी रसों में कविताएं लिखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे तमाम श्रोता दर्शक जो हैं वो आपको देखकर बड़े हर्षित हैं, बहुत उत्साहित हैं, और उत्साहित होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत से मिलवाया है आज मैंने। और जो कहते हैं ना कि अपना वादा पूरा करना, वो मैं हर हाल में अपना वादा पूरा करती हूँ। हम्म। और कुछ और दर्शक, हाँ, ममता खरे जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वागत अभिनंदन, बहुत अच्छी कवित्री हैं। और डॉक्टर भारती सिंह लगातार जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, राही राज जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, नीलम मिश्रा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साबिर परवेज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, केशव सक्सेना जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, एक शानदार व्यक्तित्व से आपको मिलवा रही हूँ। और पुस्तकें बहुत कुछ कहती हैं, आपके जीवन का आयाम है, आपके जीवन, मुझे लगता है कि एक परिचय भी है। हमारी लेखनी हमारा परिचय है, हम व्यक्तिगत रूप में किस तरह के हमारा व्यवहार और हमारा स्वभाव है, वो हमारी लेखनी दर्शाती है। और एक और आपकी पुस्तक है जो मैं उसका जिक्र किए बिना नहीं रह सकती। नहीं नहीं, जरूर जरूर। एक पुस्तक आपकी आई है, कलयुग के कान्हा, छोटा सा हाँ, उसके बारे में आप जरूर जरूर बात। जरूर। कलयुग के कान्हा। जी, एक जिस्म गोई है, मैं चाहूंगी कि हाँ दोनों पुस्तक के बारे में आप जरूर बात करें। हाँ, तो ठीक पहले है ठीक कलयुग है। के कान्हा के बारे में हम ठीक है। जानना चाहते हैं। हाँ, कलयुग के कान्हा ना, ये प्रबंध काव्य है। ये आजकल की जो एक कृष्ण के जमाने से लेकर आज तक का जो आत्मिक था, दैहिक नहीं था, और आज का प्रेम है, जो मतलब त्रेता युग से सतयुग से कलयुग तक जो आया है, प्रेम में बदलाव, चाहे परिवर्तन, चाहे उन सब चीजों पे मैंने वो कलयुग के कान्हा पुस्तक पूरा प्रबंध काव्य है, ये कविता नहीं है उसमें। और ये है जो जिस्म गोई, ये नर नारी के रिश्तों का तुलनात्मक अध्ययन है वैभवी। क्योंकि आप देखिए देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है समाज में आज, चाहे मणिपुर की घटना हो या कुछ, जैसे रेप या बलात्कार थोड़े से होते हैं। आप महिला हैं, हम भी महिला हैं, और इसमें मातृशक्ति जो भी सुन रही होंगी मेरी बात, उसको अन्यथा नहीं लेंगी कि, लेकिन काफी स्तर पे हम 60% तो पुरुष वर्ग को प्रताड़ित ही करते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। चाहे घर में मान लीजिए कि अपनी डिमांड है, ये वो तलाक के जो केस आ रहे हैं ज्यादा, और मान लीजिए कि प्रेम में कुछ डिमांड ना पूरी हुई तो अरे आज ही घर की महिलाएं कहे होटल में इधर उधर गाड़ी। तो एक जिस्म गोई वो तुलनात्मक नर नारी के रिश्तों का अध्ययन किया है। और उसके लिए आप देखिए, बनारस बसारतपुर से जीबी रोड,
पूरा कोठों का सर्वे हमने किया है। सोनागाछी कलकत्ता, मेरी किताब यूं हवा में कोई नहीं लिखी गई है। और आप जानते हैं नामवर सिंह ने क्या कहा था, किस्सा गोई कोठा गोई शब्द था। पुष्पा तुमने तो जिस्म गोई शब्द ही साहित्य को दे दिया। कहाँ चले जा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो ये पता नहीं क्या हो जा रहा है। यही तो कोई बात है, बात आवाज आ रही है ना, तो थोड़ी देर, हाँ थोड़ी देर में मैंने हो जाएगा। हाँ वो आ रहा है, ये ना इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। जी। अब आपकी आवाज पुनः चली गई। ओहो। अब आप दोबारा से जुड़े, आप जैसे वापस जुड़ी थी ना वैसे ही जुड़िए, दोबारा से आ जाएगी आवाज। इंटरनेट को मैंने दानव का नाम दिया है क्योंकि ये वैसे तो नेटवर्क बहुत कारगर है हमारे लिए, और आपके परिवार जी। पुष्पा जी, आप नहीं दिख रही हैं क्योंकि आपने अपना कैमरा ऑफ कर रखा है। आप दोबारा से डिस्कनेक्ट होके दोबारा से जुड़िए, आपकी आवाज आ जाएगी। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि इंटरनेट का बहुत ही खूबसूरत माध्यम है हमें और आपको मिलवाया। रतिराम जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आप हमेशा हमसे मिलते हैं और हम प्यार भरी बातें करते हैं कार्यक्रम के दौरान। बहुत सारे महानुभावों से आपकी जो है मुलाकात होती है। लेकिन कभी कभी नेटवर्क परेशान करता है तो मैं उसको कहती हूँ ये दानव है। क्योंकि जब दानव जैसे कोई पहले के जो हमारा आदिकाल था, उस समय जो हमारे ऋषि मुनि हवन किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, तो दानव आकर बहुत तंग करते थे। उसी तरह मैंने नेटवर्क को दानव का रूप नाम दिया है क्योंकि कभी कभी ये बहुत परेशान करता है और हमें रूबरू होने नहीं देता। और पुष्पा जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑफ हो गया आपका। पुष्पा जी, आप दोबारा से जुड़िए, आपकी आवाज नहीं आ रही है और आपका कैमरा भी ऑफ है। समस्या है। और हमारे साथ प्रकाश चंद पराशर जी जुड़ गए हैं डीग राजस्थान से, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। नीलम मिश्रा जी लिख रही है नेटवर्क की समस्या है। जी बिल्कुल, नेटवर्क की समस्या तो है, लेकिन क्या करें, अपने किरदार से आपको मिलवाना है और हमारा भी थोड़ा सा समय शेष है। उनसे बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि जो ज्ञान का खजाना उनके पास है, उस खजाने को थोड़ा सा लूटा जाए आज। और मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि वे जुड़े। आप कैमरा नहीं, आप पुष्पा जी, आप दोबारा से जुड़िए और आपका कैमरा ऑफ है। दोबारा से जुड़िए आप डिस्कनेक्ट होकर। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप दोबारा से बाहर निकलिए, उसके बाद जुड़िए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, अब अरे बाप रे बाप, इस दानव ने तो बड़ा तंग कर रखा है। नेटवर्क रूपी दानव हमारे कार्यक्रम को ग्रहण लगा के बैठा है। खैर कोई बात नहीं, हमारी अब चर्चा चल रही। मैं पिछले आपकी अब आपकी आवाज आपकी आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही। अब आ रही है आवाज? बहुत कम आ रही है। स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही। आप ना एक काम करें, आप दोबारा से बैक होइए, उसके बाद फिर से जुड़िए, ठीक है। नेटवर्क रूपी दानव आज बड़ा तंग कर रहा है। और
भाई साहब ने लिखा है शानदार साक्षात्कार जी, कोशिश यही है भाई साहब कि हम एक से बढ़कर एक किरदार को लेकर आएं और बहुत जल्द एक खास किरदार को हम लेकर आएंगे, बताना चाहती हूँ उसके हम्म, बारे में। जी, अब आ रही है आपकी आवाज। तो हम्म, अच्छा, जो आपने बोला कि जिस्म गोई जो उपन्यास है, तो वहां जब आप वैसे माहौल में गई, तो आपका हम्म। वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि लिखने के लिए वैसी जगह पर जाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा हाँ, कलेजा चाहिए। दीदी, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हम सुन नहीं पा रहे हैं सही तरीके से आपको। स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा कुछ। जी, आवाज नहीं आ रही है, मतलब स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही। आप ना दोबारा से आप जुड़ने की कोशिश कीजिए, आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है शायद, इसलिए। आवाज गड़बड़ है, क्या करें? जब भी कुछ अच्छा काम करने की कोशिश होती है, जब भी कुछ अच्छी बात हम करने वाले होते हैं, तभी इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। खैर, कोई बात नहीं, मैं एक खास किरदार के बारे में आप सभी को बताना चाह रही थी। आ, बहुत जल्द हम एक ऐसे किरदार को लेकर आ रहे हैं, जो सड़कों पे खड़े होके लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और ऐसे किरदार मैं पूरा पत्ता अपना नहीं खोलूंगी, क्योंकि उनसे जब आप मिलेंगे तब आपको लगेगा कि वाकई ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। हम अपने घरों में बैठे रहते हैं, सुरक्षित समझते हैं अपने आप को, और हम हमेशा सोचते हैं कि दुनिया जाए जहन्नुम में, क्या करना है, हम अपनी जिंदगी आराम से जिए। लेकिन वैसे ही कुछ लोग बिरला होते हैं जो समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। वैसे ही किरदार से आप बहुत जल्दी रूबरू कराऊंगी, और पुष्पा जी दोबारा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अच्छा, तमाम श्रोताओं से अपील करती हूँ कि आप बताएं इनकी आवाज आप तक पहुंच रही है। कृपया आप कमेंट करके बताएं कि आवाज पहुंच रही है या नहीं। जल्दी कमेंट करें। नहीं आ रही है, कम आ रही है, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। मेरा प्रश्न ये था कि जो मेरा प्रश्न ये था कि तुम्हारी आवाज खूब आ रही है मुझे। अच्छा, आपके पास ईयरफोन है क्या जो कान में लगाते हैं? हम्म। वो लगाकर देखिए एक बार, वो लगाकर देखिए, शायद आ जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं, तो हम नहीं, बहुत चाहते हैं कि अच्छे जरूरी है। नहीं जी, नहीं, वो तो हमारा प्रोग्राम होना भी ठीक है, और इसीलिए हम इसको जी, इससे जी, जी। नहीं तो ये क्या अकेले रहते हैं, मैं तो घर में पढ़ने गई है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा इसका सिस्टम इसलिए आप जोड़ने का। आप ईयरफोन लगाकर बात कीजिए। और तमाम ठीक है। दर्शकों को स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, भाई साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें जानकारी दी। और देखिए, हाँ, इनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक पर इन्होंने कहते हैं, हवा में हमने कोई काम नहीं किया। अगर हम कोई नहीं, हाँ, किताब लिखते हैं तो कल्पना में डूबकर कोई किताब नहीं लिखी गई है इनके द्वारा। और अगर जिस्म गोई की बात हो रही है, ये एक महत्वपूर्ण हम्म, विषय है, क्योंकि ये वहां गई, वैसे माहौल में जाकर उनके बारे में जानकर और उसको किताब में शुमार करना, ये बहुत हिम्मत की बात है। और हम इनसे जरूर इस बारे में बात करना चाहते और हैं, थोड़ा आज नेटवर्क आज सुधर जाए। आज बाकी रहस्य बताएंगी तो सिर्फ दिल्ली जीबी रोड का बताऊंगी, या जरूरी है आपको जानना?
और आवाज आ गई, आवाज आ गई, जी जी जी, आ गई आवाज, आ हाँ गई, आप बोलिए। हाँ, तो अब सुनो, जिस्म गोई ऐसी किताब है कि जो आजकल युवा पीढ़ी हमारी है, लड़के लड़कियां जैसे अपनी गर्लफ्रेंड के कपड़े फाड़ दिए, ये कर दिए, लेके चले गए, उससे कुछ संस्थाओं से जुड़ जाते हैं, पुलिस से जुड़ जाते हैं, और ले जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को जीबी रोड में मान लो बेच दिया। वहां से मुझे पता चला यार, वहां से पता चला कि ये अपना क्या करते हैं कि तुम तो और कर दिए, अब आवाज जा रही थी, चल रहा है, बोलती रहो ना। हेलो, आवाज आ रही है, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो वहां से ये हमको पता चला कि जैसे 16 साल से 18-20 साल की लड़कियों का जो मूल्य उनके यहाँ है वो 20 लाख के करीब है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, जी बोलिए। हाँ, तो उन लड़कियों का मूल्य मान लो उनका मूल्य 20 लाख है, तो ये बॉयफ्रेंड उनको बेच दिया, एक छोटा फोन दे देते हैं कि छुपाए रखे। अब सोचो कि जो बूढ़ी पड़ी मतलब गड़िकाएं हैं, जो बुजुर्ग हो गई हैं, उनकी दशा बहुत खराब है। खैराती लाल जी हैं, जीबी रोड में, जान लेना। अब मेरे साथ खुद पुलिस के अधिकारी सादे वर्दी में जाते थे, और वहां ये पता चला कि कोई संस्था है, अब पुलिस वो आ जाती है, ठीक है, उसको लेके फिर लड़का आ जाता है कि यहाँ पे लड़की छुपा रखी है। तो उन गणिकाओं का मान लो खरीदी लड़की, उसका यूज नहीं हुआ, उनका 20 लाख चला गया। इस तरह उनके धंधे में जो आज के हमारे युवा हैं, इस तरह क्षति पहुंचा रहे हैं। एक तो वो गलत ही था कि मैंने कोठा बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये इसलिए उसको लाइसेंसी कोठा बनाया गया कि भाई पुरुष वर्ग, उसके बाद भी इतना अत्याचार महिलाओं पे जो रेप बलात्कार या होता है वो कम नहीं। तो ये समझ लो कि इस तरह से आज की लड़कियां, उसके बाद वो फोन करके बता देती है कि इस कोने यहाँ हम छुपे हैं, और कोई संस्था जाती है, लड़का 20 लाख रुपए ले लिया, 18 लाख ले लिया, 50,000 दे दिया उनको, संस्था को 50,000 दे दिया वर्दी को, फिर भी उसके पास बच गया ना, लड़की छुड़ा के ले आए। तो आजकल हमारा युवा वर्ग कहाँ जा रहा है, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लोग, ये सब जिस्म गोई में चर्चा है, लिखा है मैंने, और सारी सत्य घटनाएं लिखी हैं कि हमारे मतलब घर से लेकर नारी के स्तर से, वो तो एक देखा जाए तो आप देखो, औरत को बच्चा नहीं होगा तब उपेक्षित होना है उनको, कि परिवार नहीं चला पाई या जो कुछ, वहां से लेकर आज, पहले के जमाने में एक 20 कन्या बनाई जाती थी तो इसलिए कि उस राज्य को हासिल करना है, वहां भेजना है, राजा को परास्त करने के एक उद्देश्य होता था। आज के एक आधा लीटर के कोको कोला कैंपा कोला बोतल ले लो, एक पैकेट चिप्स पे लड़कियों को दिन भर लड़के घुमा लेते हैं। क्यों, हमारा स्तर कहाँ जा रहा है ये आप बताओ ना। हम भी तो उसके जिम्मेदार हैं। आप इसको सोचिए गंभीरता से, आधुनिकता में जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पहनिए रहिए, लेकिन उसका एक जगह होना चाहिए कि हमें कॉलेज में क्या पहनना है, अपने परिवार के बीच कहाँ क्या पहनना है, कैसी पार्टियों में जाना। तो ये लोग कहते हैं कि आंखें वो होनी चाहिए, लेकिन हमें भी देखो, हम अपनी बेटी को सबसे पहले जूडो कराटे सिखाए हैं, बेल्ट में हम ऊपर कट स्लीव पहनते थे, तो उसके लिए हमने अपना एक यहाँ की कॉलर वाला ब्लाउज पहने, हम पूरा वो करें, नहीं तो फाइट करो हर जगह, ठीक है, प्रेम होना अलग बात है, हमें भी किसी से प्रेम हो सकता है जीवन में, समझो, वो तो एक भावना है किसी के प्रति पैदा हो जाना, और उसको निभाना भी चाहिए, मैं खुले से कर। लेकिन जो स्तर हमारा आज गिर गया है, माँ बाप किराए में रह रहे हैं, लड़कियां डायमंड की अंगूठियां पहन के घूम रही हैं, अपना शोषण, उसमें जिम्मेदार सिर्फ घर परिवार या पुरुष नहीं है, हम भी हैं, इस चीज को समझती हो ना। तो ये चीज उस जिस्म गोई में उस चीज के दृश्य को, लुप्त तो होती नारी सभ्यता, ये सब उसमें है अध्याय के साथ। तुम घर आओ, अच्छा भोजन करो, बहू के हाथों का, किताबें ले जाओ और उसको पढ़ो कि दीदी ने क्या लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा बात चल रही है और बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त। प्रवीण हाँ कुमार जी हाँ हाँ, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। हरचंद चावला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, अभिनंदन है आपका। और रतिराम जी लगातार जुड़े हुए हैं। और चूंकि एक तो पारिवारिक संघर्ष आपका रहा है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में जब आपने अपना पदार्पण किया
तो क्या इस क्षेत्र में भी आपको संघर्ष को देखना पड़ा या संघर्ष करना पड़ा? नहीं, अब बताती हूँ तुम्हें। मैं कक्षा 5 से कविताएं लिखती हूँ और तो पहली क्या रचना हमारे मानवता। दर्शकों को कुछ कविता भी आप जरूर सुनाएं अपनी। हाँ, नहीं, मैं पहली कविता सुनाना चाहती हूँ, कक्षा 5 की। अब तो मेरे संघर्ष गाथा में तुम पढ़ लोगी। वो मेरा भाई बेसिक शिक्षा अधिकारी है रायबरेली जिले का, शिवेंद्र प्रताप सिंह। वो सोनू था, छोटा सा था, उसको गोद में हम खिलाते थे। तो उस समय की वो रचना है, घायल चिड़िया। चींची करती आई चिड़िया, सोनू ने खिड़की के पट खोले। शांत भाव लिए देख रही थी चिड़िया, शायद ये बच्चा मेरे दुख को समझे। बड़े प्यार से सोनू ने हाथ में उसे उठाया, घाव पे लगा मरहम दाना उसे खिलाया। खाकर दाना पीकर पानी स्वस्थ हो गई चिड़िया रानी। अब उसे ख्याल अपने घर का आया। चू चूची चीकी भाषा में उसने सोनू को समझाया, हे मानव मैं तो अब जा रही हूँ, किंतु तेरी मानवता का संदेश मैं सारे जग को सुनाऊंगी। जब भी मिले फुर्सत मैं तुझसे मिलने आऊंगी। गौरैया का चहचहाना तो तुम्हें पता ही होगा। और ये क्या बात है, पांचवी क्लास के 5वीं कक्षा का बच्चा इस तरह इतनी मतलब छंद में कविता लिख रहा है, पूरे तुक्कों तभी की से याद है ये कविता। बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत देखो, बहुत माँ ब्रह्म प्रिय नारायणी माँ शारदे जो है, उनकी बड़ी अपार कृपा है। मुझे अपनी सब रचनाएं याद रहती हैं, जबकि देखो मंचों पे भी मैं ज्यादा नहीं जाती। बच्चा आपको पता है ना, कोई बड़े सम्मान से तो बुला लिया तो चले गए चले गए। तो आप ये देखते हो ना कि दीदी मंचों से भी बहुत ज्यादा नहीं वो होती। तो एक वो है अपना स्व अध्ययन, और वो चीजें हैं कि मेरी हर किताब तुम्हें लगेगी, कहीं से ऐसा नहीं लगेगा किसी की नकल या कुछ। मतलब चाहे प्रेम पे, रौद्र रूप, विभत्स, देशभक्ति, आप जो चाहो दो दो पंक्तियां सुन सकते हो बच्चा। तो संघर्ष मिला आपको साहित्य में? संघर्ष मिला, लेकिन मेरा अपना ही वसूल था। नामोर बाबूजी बहुत कहते थे यहाँ भर दो वहां भर दो, पुरस्कार के लिए मैं कभी नहीं भरती। मेरे प्रकाशक लोग क्या कहते हैं कि पद्म श्री के लिए भरो। मैंने कहा ऐसे ऐसे लोगों को बांट दिया जाता है कि वो पद्म श्री मैं नहीं डिजर्व करती या मुझे वो नहीं डिजर्व। मतलब एक भावना ऐसी है कि कहीं हमारा नामोर जी का लेबल मैंने अपने लगने नहीं दिया कि उनकी वजह से मुझे मिला, तब तो मेरा सर और मेरी लेखनी मर जाएगी। आज भी आप सोचो, बिरला फाउंडेशन, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सबके फॉर्म आते हैं मेरे पास, सब पर्सनली घर में फॉर्म आता है कि आप भरिए, लेकिन पुरस्कारों में मैं नहीं भरती, इसलिए कि मैं किसी के एक प्रश्न आया है, हमारे रतिराम जी हैं, हाँ वो हाँ, जो पुस्तक है आपकी वो कहाँ उपलब्ध हो पाएगी? पुस्तकें तो प्रकाशक लोगों से उपलब्ध हो जाएगी। मेरी जनवाड़ी प्रकाशन, शिल्पायन प्रकाशन, इन सब से है किताबें। मंजुली प्रकाशन, इन सब से है। वर्ड बुक फेयर में मेरी किताबें मिलती हैं, और बहुत पढ़ना चाहेंगे तो उपलब्ध हम भी करा देंगे। अभी ज्वलंत ये भाग्यरेखा अभी अभी पब्लिश हुआ है, नारी विमर्श पे है। एक मतलब वो सुदूर महिला की कहानी है, वो बिहार क्षेत्र से, और उसकी मतलब वो भी बिल्कुल उसमें काल्पनिक मेरा नहीं रहता, कुछ यथार्थ पे ही काम करना मतलब किया है मैंने। और देखो पुष्पा जी, कवि और जो साहित्यकार होते हैं वो कल्पनाशील होते हैं, उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है और एक कल्पना में ही कवि जीता रहता है। लेकिन उसके उलट आपकी जितनी भी कृतियां हैं वो सब यथार्थ पर है, हाँ, वो सब सच्चाई पर है। तो ये भी एक दैवीय कृपा आप समझ सकती हैं कि ईश्वर की ही नहीं, मुझे लगता था कि मान लो कि लाइसेंसी जो कोठे बनाए गए, तो मैं आपको एक घटना सुनाऊंगी। मेरी ननिहाल कलकत्ता है, और ये बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि आज से कम 40 वर्ष पहले एक कांताबाई नाम से महिला गई। वो इंजीनियर की पत्नी थी, लेकिन एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, या छोटे भाई बहन थे। उसको उसके पति ने नहीं रहने दिया, तो वो बीच में अपना भाई बहनों को लेकर निकल गई ससुराल से, और वो मेरे ननिहाल के मेरे मामा परिवार से टकराई। ध्यान से सुनो,
और उसको इन लोगों ने बसाया, और सिर्फ गाना अच्छा गाती थी। सोनागाछी में आज भी वो जिंदा है, इस समय 80 साल की है। उससे मैंने सर्वे किया, गई मैं वहां, और मतलब सिर्फ गाना, मुजरा देह नहीं। और उसने अपने भाई बहनों को पढ़ा के विदेश तक भेज दिया। तो एक अच्छा इंसान किसी से भी टकरा जाता है तो अच्छा होता है। बहुत लोगों ने वहां से पत्नियां लाई हैं अपने वहां से निकाल के, नारी कल्याण के लिए। एक मेरा रहता था कि आखिर हम इतने स्वाभिमान से रहते हैं, चलो प्यार हो जाना अच्छी बात है, और इसलिए हम मतलब अपने को मजबूत रखे कि कहीं भी। इसीलिए मेरा व्यवहार मतलब दुष्टता वाला, मतलब रूखा व्यवहार समझ लो। अब कुछ लोग हैं, नाम नहीं रखूंगी, पत्रिका के लिए मांगते थे ना, ईवेंद्र यादव जी को भी इसमें रख लेना, राजेंद्र यादव जी। हम कहते थे क्यों हमको छापना चाहते हैं, आपकी पत्रिका में छपेंगे तभी थोड़े साहित्यकार बनेंगे। ऐसे अब तुम देखी भी होगी, बहुत रूखा सा मेरा व्यवहार है। जैसे मतलब लपको चपो याचना वाला मैंने नहीं रखा कि भाई कौन किस तरह से चिपक जाए, पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग। आजकल कौन कहाँ बेइज्जती कर दे, तो उस चीज से थोड़ा बचती रही कि मुझे लेखन करना है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। अब मंचों के पीछे इसलिए नहीं भागे, बच्चे छोटे थे ना। वैसे सोम ठाकुर, मुनव्वर, राणा, वसीम बरवेली, जितने बड़े संजीदा फाजली, इकबाल दुर्रानी, सबके साथ मैंने ये किया है। मुशायरे के प्रोग्राम में 7-8 मुस्लिम कंट्री गई हूँ। लेकिन एक परिवार में बच्चे थे, अकेले रहती थी, सब बच्चे बड़े हो गए, हॉस्टल चले गए, तो थोड़ा मुझे स्पेस मिला। चूंकि आपने मंच का जिक्र किया, तो आज के मंच की क्या स्थिति है आपकी नजर में? ठीक है, बस वो तू मुझे बुला, मैं तुझे बुलाऊं, जो सार्थक होना चाहिए उस तरह से। ये बताओ, समाज के हित के लिए कुछ नहीं हो रहा है। आप देशभक्ति ही मान लो तो हम पाकिस्तान में झंडा फहरा देंगे। अब देखो ना, ये सीमा का मैटर चल रहा है, वो अंजू का मैटर, अरे हम तो कहते हैं सीमा ही खत्म कर दो, अपना था अपने में मिला लो। और मंचों पे अब उसके मैं ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहूंगी। लेकिन जो सार्थक होना चाहिए उस तरह का नहीं हो पा रहा है, बहुत नहीं हो पा बढ़िया। रहा है। रेणु धवन कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और डॉक्टर भारती सिंह लगातार जुड़ी हुई हैं, रतिराम जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत आभार आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए। दीदी कुछ और कविता सुनाएगी हमें? अच्छा हाँ, क्या सुनना चाहते हो, श्रृंगार, देशभक्ति, बताओ बच्चा। जो भी आपका दिल करे। अच्छा चलो, पहले एक आध शेर से बात शुरू करते हैं। इरशाद। जिंदगी देखो, प्यार करो तो इस तरह भरपूर करो। जिंदगी के मायने समझना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहती हूँ। जिंदगी आहा, के मायने समझना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए खुद को बदलना चाहती हूँ। दे सकूं एक मुकम्मल जहां, तुम्हें इश्क में हद से गुजरना चाहती हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। परिंदों की मानिंद सिर्फ हौसलों को उड़ान दूं, परिंदों की मानिंद सिर्फ हौसलों को उड़ान दूं, धरा पे रह के जमी से जुड़े रहना चाहती हूँ। वाह वाह वाह। अब ये देखो, ये बच्चे छोड़ छोड़ के भाग रही हैं जो महिलाएं, इनको क्या कहोगी। अब एक पाकिस्तान से आई तो एक इंडिया से गई। और बताओ क्या सुनना समय चाहती हो। कैसे चला गया है, समय कैसा हो अच्छा गया है। हाँ चलो, वो एक देशभक्ति मैं सुनाती हूँ, वो सुनो तुम। और भाई नेताजी पे, भाई भगत सिंह पे चाहे बहुत काम हुआ, हमारे ओज के कभी तो एकदम झंडा जाके पाकिस्तान में ही फहरा देते हैं, वो इंडिया में तो फहराते नहीं। अभी एक माननीय अर्जुन सिसोदिया जी थे, अपने ग्रुप के साथ गए थे, मैं तुम्हें बता रही हूँ, जौनपुर में कवि सम्मेलन था। अरे चिल्ला चिल्ला के पसीने पसीने हो गए। हमने कहा इन्होंने पढ़ लिया। अब मैं, मेरे को पढ़ना श्रृंगार था, सरस्वती वंदना मैंने ही पढ़ी थी, तो मैंने कहा कि अब ये जो पढ़ लिए इसके बाद श्रृंगार नहीं जमता। जो अगर ओस की कविता पढ़ दी गई देशभक्ति, तो मैंने कहा भी देशभक्ति ही पढ़ना है। तो एक शेर पढ़ा बस। हिंद की बेटी हूं मैं, हिंदुस्तान बिखरने नहीं दूंगी। हिंद की बेटी हूं मैं, हिंदुस्तान बिखरने नहीं दूंगी। माँ भारती की कसम, अरी को संवरने नहीं दूंगी। क्या सारे बात है, पे, क्या। क्या सारे पेपर वालों ने इसी को हेडलाइन बना दिया। तो बड़ी मुश्किल ये भी होती है बड़े बड़े उसमें कि कोई, हमारा तो कोई ना ग्रुप है ना गैंग है। देखो सुरेंद्र शर्मा जी हो गए, अशोक चक्रधर जी बहुत ही प्यार स्नेह करते रहे, हमेशा कहते रहे कि आप चला करो पुष्पा बाहर, लेकिन मैं अपने बच्चे छोड़ के नहीं जा सकती था, नहीं वो कर सकती थी। तो मान सम्मान सब लोगों ने बहुत दिया और ऑफर भी दिया, लेकिन मैं कहीं किसी भी
कि पिछलग्गू बन के पढ़ने नहीं गई। पहली बात ये ध्यान है, महिला मातृशक्ति कोई प्रेम से बुला ले, वहां मैं हाजिर होना ज्यादा पसंद करती हूँ। अपना तो बहुत अपने बढ़िया। ही। जी, तमाम दर्शक श्रोता जो हैं इस वक्त आपको बड़े प्यार से, बड़े तल्लीनता से सुन रहे हैं। सब वाह वाह की झड़ी लगा रहे हैं। किसी ने चलो, जय हिंद लिखा है, किसी ने जिंदाबाद लिखा है, किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, किसी ने बहुत बढ़िया लिखा है। तो इस तरह की जो मिली जुली प्रतिक्रिया है वो हम तक पहुंच रही है। लेकिन चूंकि बात हो गई तो चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे मैं दर्शकों यही को? संदेश देना चाहती हूँ कि जो, हाँ, मैं एक ये संदेश ये सभी लेखक साहित्यकार, युवा साहित्यकारों को देना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी आप लिखिए तो सार्थक लिखिए, जिससे समाज को कुछ प्रेरणा मिले और समाज में सुधार हो। और जो भी है ये आज के परिवेश जो है, चाहे किसी पे भी मातृशक्ति हो, मतलब बेटियां हो चाहे पुत्र हो, आप ऐसी शिक्षा दीजिए कि जिससे समाज का वातावरण कभी दूषित नहीं हो। उसकी जिम्मेदार हम लोग भी हैं, हमारी पीढ़ी के ही तो बच्चे आगे जा रहे हैं। अब आप देखो, मेरे बेटे विवाहित हैं, मैं कान पकड़ के 2 रफ्ता खींच सकती हूँ, सिर उठा के नहीं पूछ सकते। तो आप एक तो मर्यादित रहना सिखाइए अपने बच्चों को, और उसमें बेटियों को भी शिक्षा देने की जरूरत है। ये हम जरूर करेंगे तभी हमारे समाज का एक जो है स्तर सुधर पाएगा, वरना भारत में जो हो रहा है वो विदेशों में भी नहीं हो रहा है। मेरे जहां तक जो भारत सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं का भंडार वाला जो देश है, उस तरह से नहीं हो रहा है। और तुम्हारा समय इजाजत दे तो छोटी सी एक रचना इन लोगों को सुना जरूर दो। जरूर 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 जरूर, स्वागत। देशभक्ति छोटी सी 1 मिनट की है। शहीदों की शहादत पे रखी जो हमने आजादी की नींव, उनके देखे सपनों का आज भारत कहाँ है। डरे डरे से रहते हैं लोग, सहमे सहमे से अपने ही शहर में, गुमसुम है चेहरे, चेहरों पे अब वो मुस्कुराहट कहाँ है। क्या बात। कर सके आगे बढ़कर थोड़ी सी मदद किसी की मुसीबत में, अपनों के लिए भी हम में वैसी चाहत कहाँ है। क्या बात है, क्या शहीदों बात। की शहादत पे रखी जो हमने आजादी की नींव, उनके देखे सपनों का आज भारत कहाँ है। हवाएं भी हो रही हैं खौफनाक, आंधियां तूफान लाती रहती हैं, हम में मंद बयारों की अब चाहत कहाँ है। शहीदों की शहादत पे रखी जो हमने आजादी की नींव, उनके देखे सपनों का आज भारत कहाँ है। आपदा अत्याचार बलात्कार से जूझता है रोज ये हमारा देश, आपदा अत्याचार बलात्कार से जूझता है रोज ये हमारा देश। आओ चल पड़े उस ओर, स्वर्ग से सुंदर भारत जहाँ है, क्या स्वर्ग से बात। सुंदर भारत जहाँ है। हर कोने में देखो क्या हो रहा है भारत में, तो भारत का तो अपनी अपनी अस्मिता खुद खो रहा है, और हमारे समाज के कारण। तो समाज अपने को व्यवस्थित करे। और देखो, हम छोटे छोटे बच्चे नहीं गिर जाते हैं, यहाँ वो कर जाते हैं, 2 साल का बच्चा यहाँ 3 साल का बोर में चला गया, किसके लिए? माए कहाँ रहती हैं, मोबाइल में लगी रहती है, कहाँ रहती है कि बच्चा ऐसे जाके गिर जा रहा है। अच्छे अच्छे घरों में पता कहीं आता है कि उसमें पिस गया, वॉशिंग मशीन में डल गया छोटा बच्चा, ये समझ ही में नहीं आता। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आप अपना दिमाग कहाँ रहे, जो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे नहीं दे पा रहे हैं वो हम ही लोग हैं। हमारे ही बच्चे तो समाज में है इस समय, और हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिया, लेकिन हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों में नहीं डाल पा रहे। वो बहुत जरूरी है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। ये संदेश देना चाहूंगी समाज को कि जैसा हम भारत हमारा, जितना उसकी गरिमा को हम बनाए रखें, वरना विश्व स्तर पे बस ऐसे ही मोदी जी झंडा फहरा के आते रहेंगे और देश में ऐसा होता रहेगा। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़ी। और 1 घंटे का समय कैसे बीत गया, नेटवर्क ने भी बहुत परेशान किया, लेकिन हाँ, अंतोगत्वा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सभी को मेरा धन्यवाद कहना, आभार, सबने सुना। जी जी जरूर। और तमाम दर्शकों, तमाम श्रोताओं का जो हमारे दिल के बहुत करीब है, हमेशा कार्यक्रम से जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी, जय हिंद, जय भारत। और
अगले बार नए किरदार के साथ मैं फिर आऊंगी और उनसे बहुत सारी बातें हम साझा करेंगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। और अभी आप डॉक्टर पुष्पा सिंह बिसेन जी को सुन पा रहे थे और उनके विचार, जो उन्होंने संघर्ष किया, जो उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया और एक ऐसी दुनिया में लेकर गई जहां पर जाना सोचना भी बड़ा मुश्किल है, और जाकर अपनी मतलब किताब की जो एक भूख होती है एक साहित्यकार की, उस भूख को, तृष्णा को मिटाने के लिए वहां तक पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने हमारे लिए एक ग्रंथ तैयार किया। ये भी अपने अपने बहुत बड़ी बात है। अगली बार नए किरदार के साथ वैभवी फिर उपस्थित होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। किताबों के लिए घर आओ, किताबों के लिए घर आओ, ले जाओ, पढ़ो उसको। जी जरूर जरूर, बहुत बहुत अभिनंदन।